आदरणीय साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते बच्चों, क्लास 8th। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये बना बच्चों। 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज पहला दिन आज या पहली क्लास है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि इतिहास मुश्किल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास जो तथ्य है, तथ्यों का संकलन है। ये बात कही जाती पास्ट की। ये बात भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुश्किल नहीं है। अगर उसको हम अच्छी तरह समझे, टीचर है उनको अच्छी तरह समझाए तो मुश्किल नहीं है। और उम्मीद करता हूं मैं कि छोटी से जो छोटी बातें हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाऊं और समझाऊं, और आप भी इंटरेस्ट लोगे तब बात बनेगी। अब इतिहास का मतलब यही है कि भी तथ्य है जो भूतकाल के, पास्ट के, उनका वर्णन है, घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें कह रहा है भाई कैसे, हाउ, कैसे घटना घटी। ठीक है ना, वहन, कब घटी, वेयर, कहां पर घटी, स्थान पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जो चैप्टर है ना उसको समझो, जो हेडिंग है। जैसे आपकी जो किताब का नाम है आवर पास्ट, आवर पास्ट, ठीक है, ये नाम है आवर पास्ट पार्ट 2। ठीक है, ये नाम बच्चों, नहीं पार्ट 2 नहीं बच्चों, पार्ट 3 ये नाम है। ठीक है, 8th क्लास में 6th 7th 8th है। तो इसमें ये कह रहे कि जो डेट है ना, डेट्स, उनका कोई रोल नहीं है। पहली बात जो ये कह रहे हैं, या दूसरी शब्दों में कहें कि केवल डेट्स है, जो तारीखें हैं, केवल वो ही सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरी बातें हैं, लोगों को जो, ये तो केवल राजा और जो महाराजा है, राजा है जो बड़े जमींदार हैं, जागीरदार, जागीरदार या कहें मनसबदार, उच्च वर्ग, कहने का मतलब ये कि उसका वर्णन है इतिहास। और इतिहासकार कह रहे कि भाई नहीं, केवल इससे बात नहीं बनेगी, कि इसके वर्णन से ही बात नहीं बनेगी कि भाई ये राजा कब बना। ठीक है, जो राजा है ये कब बना, इसकी शादी विवाह इसका कब हुआ, इसके बच्चे कितने हैं, इसकी रानी या रानियां कितनी हैं, इन रानियों का जो मायका है ये कहाँ है, इस राजा ने कौन सा काम कब किया। ये कहते ये इतिहास नहीं है। केवल हम इतिहास को यहीं तक सीमित नहीं कर सकते, इसके अलावा बहुत कुछ है। इसने कहा कि जो सामान्य जनता है, सामान्य जो जनता है, जिसमें किसान है, मजदूर हैं, शिल्पकार हैं, ठीक है बच्चों, शिल्पकार हैं, इसके साथ साथ जो देश की रीति रिवाज है, रीति रिवाज, ठीक है, धर्म है, संस्कृति है, ठीक है ना, एटसेट्रा, ये भी इतिहास का हिस्सा है।
केवल हम एक विशेष वर्ग के ऊपर ध्यान दे दें और सारा इतिहास हम उसी के ऊपर घुमाते रहें। ये जो भूतकाल में, जो पास्ट में हमारे पूर्वज रहे हैं, जो किसान रहे, मजदूर रहे, शिल्पकार रहे, उन्हें जो भी कार्य किया, कि उनके साथ ये इनजस्टिस होगा, ये कह रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो ये है इतिहास आपका कब, कैसे और कहां, ये मॉडर्न इंडिया आ गया बच्चों। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास ये आ गया। अब इसमें तो जितने भी हैं, जैसे भी फॉरनर, ये आ गए, इनका वर्णन है इसमें तो। ठीक है, और इनका वर्णन है तो इस समय में भी गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बना, उसने कौन सी पॉलिसी कब लागू की, सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूम गया। तो इतिहासकारों के अनुसार उनने कहा कि ये इतिहास नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं जो सामान्य जो जनता है उसको टच करते हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का, वो भी जरूरी, उसकी जो क्रियाकलाप है वो भी जरूरी है। कहने तात्पर्य, नहीं तो हम ये करेंगे कि भाई हम गवर्नर जनरल मान लो कि वारन हेस्टिंग से शुरू किया हमने। ठीक है बच्चों, वारन हेस्टिंग से, और लास्ट थे लॉर्ड माउंट बैटन। हम यहां तक आ गए बस। सारी जो एक्टिविटीज थी इनने, कि इनने सती प्रथा कब बंद की, जाति प्रथा कब बंद की, इनने रेलवे कब बिछाई, इन्हें टेलीग्राफ कब बिछाया, इन्होंने कन्या वध उसके लिए खिलाफ कब कानून पास किया, आर्म्स एक्ट कब की, इन्हें कब किया, इल्बर्ट बिल कब आया। ठीक है ना, हम सब कुछ फिर इन्हीं के चारों तरफ घूम गए। तो कहते ये ठीक नहीं है, ये बात भी रही। बात समझे बच्चों? आपका आज पहला दिन है। चैप्टर का जो नाम है कैसे, कब और कहां की घटना कैसे घटी, उसके कारण क्या थे, घटना कब घटी, डेट बताओ, घटना कहां घटी, स्थान का नाम बताओ। ठीक है, तो ये है डेट, इसका जो महत्व। इसमें बच्चों कोई दो राय नहीं कि डेट का बहुत महत्व है। क्योंकि जैसे आपका जन्म कब हुआ, आपने मैट्रिक पास कब किया, आपने फिफ्थ कब की, डेट का बहुत महत्व है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई उसके साथ साथ जो आम जनता है इसकी भी तो बात है, जो संस्कृति है से वो है, जो धर्म है, रीति रिवाज है, उसका भी तो योगदान है। हम केवल एक जो अभिजात वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो राजा है और उसके जो सिपह सलार केवल वहां तक छोड़ दे तो वो तो इतिहास नहीं है। कहने से तात्पर्य है, ठीक है ना, इसलिए और भी कुछ चीजें हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए अकेला डेट पे आप ध्यान नहीं देना चाहता। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा बच्चों कि जैसे मैंने लिखी डेफिनेशन के पास्ट के जो तथ्य उनका संकलन है, उसके साथ साथ डेट भी लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये तो मैंने बताया आपके सिलेबस के अनुसार जो लिखी हुई बात है, वो तो आपने लिखना पड़ेगा कि भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि फिफ्थ क्लास मेरी कब पास थी, सिक्स कब पास थी, सेवन्थ कब पास थी, एट्थ में आप कब हुए। ठीक है, कि भी पेरेंट्स का जो डेट ऑफ बर्थ कब है, आपका कब है, उनकी शादी कब हुई, ये इतिहास तो सब कुछ यही तो बताएगा। ठीक है, ये तो कह रहे कि भाई कब चाय पी हमने, कौन सी चाय पी, हमने कॉफी कौन सी पी, रेलवे लाइन पहले कौन सी बिछी। ठीक है ना, ये तो इस प्रकार की बात करें कि भी इतिहास का वर्णन ये है पहले जो होता था। लेकिन अब कह रहे कि ना, नहीं है। अब जो संस्कृति है, देश के जो लोग हैं, आम जनता है, जो उनके क्रियाकलाप रही, वो भी शामिल है। ठीक है, तो इसलिए जो चाय आई भारत में, कौन लाया, अंग्रेज लाए। पहली कंपनी कब बनी, 1839, आसाम टी कंपनी, फर्स्ट टाइम पहली ये कंपनी बच्चों। ठीक है ना, कॉफी कब आई, 1670, चिकमंगलूर, कब, चिकमंगलूर
यमन से आई थी। तो मेरे जो अनुसार है बेटा, आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन जो टेस्ट आते हैं उससे मान लो सीक्वेंस पूछ ली, उससे मैच मिलाना पूछ लिया, फिर कैसे करोगे? या आपका जो स्टैंडर्ड छोटा उसके कारण हो सकता है किताबों में ये बात दी गई है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे मान लो मैं बताऊं, दूसरा टीचर बताए, उनको भी याद रखो और आपकी फिर हैबिट बन जाएगी, फिर आपको इतिहास मुश्किल नहीं लगेगा। ये बात भी है। ये रेलवे लाइन कब हुई? 16 अप्रैल 1853, ठीक है ना, यहां हुई। कहां से कहां तक? बोरी बंदर, बॉम्बे से थाना। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। कितने इंजन थे? ये ध्यान रखिए इसका, 3 इंजन थे बच्चों, 3 इंजन चले थे। 21 से जैसे एक तरह से तोपों की सलामी दी गई थी जब चले थे। 400 आदमियों को बैठा के ले गए थे डिब्बे। कुछ किताबों में 13 डिब्बे लिखे हुए, कुछ में 14 डिब्बे लिखे हुए, जो उसकी बोगी होती है, ठीक है ना, अलग अलग हो गए। तो सिंध, सुल्तान, एक और नाम डिब्बे इसका इंजन का, वो थे। लेकिन इससे पहले दक्षिण भारत में 1832 मद्रास, इसमें एक्सपेरिमेंट हुए थे। और पहले रेल के जो बोगी थी उसको घोड़ों से खींचा गया था 1830 के आसपास, ठीक है। तो रेलवे लाइन जो बिछाई गई ये बोरी बंदर से थाने, ये 1853 की बात है। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट यहां पे हो चुका था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ये नहीं कि भाई हम सर कैसे याद रखें या मैडम कैसे रखें ना, ये आपका काम है, आप में एनर्जी है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं आपको। सारी जो जिम्मेदारी आपकी पेरेंट्स उठाते हैं। लेकिन कोई बच्चा गरीब भी है भी तो बेटा पढ़ के ही तो आगे जा जाएगा। हिम्मत मत हारो बस। अगर आप में हिम्मत है, पॉजिटिव आप पे डायरेक्शन में चल रहे हो, फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा बहुत से बच्चे ऐसे जिसने गरीबी में जीवन बिताया है, लेकिन बहुत आगे जाके बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब जैसे चाय कब पी, ये इसमें आए। अब जैसे लिप्टन का उदाहरण है कि ये कब हुआ? सर थॉमस लिप्टन, सर थॉमस लिप्टन ये आदमी थे, इन्होंने स्थापना की थी लिप्टन टी की, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट तो बेटा क्रिएट करना पड़ेगा डिस्कशन करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, कंपटीशन टेस्ट पास करने के लिए, क्लास में, पेरेंट्स में, सोसाइटी में अच्छा कहलवाने के लिए। एक्स्ट्रा ज्ञान है, बच्चे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि जब आप बड़े सपने हैं आपके सिविल सर्विस की तरफ है या टीचर बनने होंगे, तो अच्छा टीचर भी तभी बन पाओगे जब आपके पास ज्ञान है। अकेले मान लो मैं इतिहास का टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं वहीं तक सीमित हो जाऊंगा, क्लास में एक्स्ट्रा बात नहीं बताऊंगा, तो एक तरह से बोरिंग लगेगा बच्चों को, ठीक है ना। इसलिए आपको एक्स्ट्रा ज्ञान भी रखना पड़ेगा कि बच्चों को भविष्य के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे बनने के लिए बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कह रहे कि भाई ये था वर्णन पहले कि कॉफी कब, चाय कौन सी पी, ये कब किया, ये कब किया। ये मेरे ख्याल में 1890 में बनी थी लिप्टन टी कंपनी जो बनाई 1890, ठीक है, सर थॉमस लिप्टन ने। ब्रुक बॉन्ड उससे पहले हैं। सबसे पहले जो दुनिया में चाय है वो ट्विग्स की है, 17वीं सेंचुरी की ट्विग्स, जो ग्रीन टी आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि डेट ठीक है किताब के सिलेबस के अनुसार, लेकिन 8th क्लास के बच्चे छोटे भी नहीं होते हैं, इसलिए डेट ध्यान रखिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी बात, एक अपनी किताब को बंद कर दीजिए, किताब नहीं खोलनी आपको, क्योंकि मैं कहीं से कहीं जोड़ तोड़ करता हूं उसको, पॉइंट को समझाने के लिए, उसका उद्देश्य या उसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि नहीं, पूरी पढ़ाई करो, जितनी एनर्जी पूरी लगा दो,
अच्छे बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे, नंबर अच्छे आएंगे। पेन कॉपी रखो अपनी, उसको रजिस्टर में जो पेन कॉपी उसमें लिखो। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। भ्रांति इतिहास में कमी मेरी, गलती मेरी से हो सकती डेट में। जैसे मैंने बताया, कुछ में 13 डिब्बे लिखे हुए हैं, बोगी लिखे हुए, कुछ में 14 है। हाँ, कोशिश ये रहेगी मेरी कि नहीं, जो सही वो आपको वही बताऊंगा। ठीक। तो ये कहते भी डेट है, जो डेट्स है उनकी इतना महत्व नहीं है जितना भाई और जो दूसरी चीजें उनका ही महत्व होता है, ये कह रहे हैं। अब है बच्चों कि भाई जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1806 में एक बुक शुरू की। ठीक है ना, कब शुरू की? 1806 में, और 1817 में पूरी हुई इनकी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब लिखी। और वो 3 पार्ट्स में किया इन्हें, बड़े बड़े खंड, 3 पार्ट्स। और इसमें समझाने का प्रयास ये किया गया, इसमें समझाने का प्रयास बच्चों ये किया गया कि जो पहला काल है वो हिंदुओं के द्वारा शासित है, दूसरा है ये मुस्लिम के द्वारा, तीसरा है ये क्रिश्चियन के द्वारा, ये कहा इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखिए। धार्मिक आधार पे इतिहास का डिवीजन कर दिया इन्होंने कि पहले हिंदू है, उन्होंने रूल किया है, फिर मुसलमानों ने किया है, फिर क्रिश्चियन ने किया है, ये किया इन्होंने। इन दोनों पीढ़ियों में ये कहा कि भाई ये एज ऑफ डार्क थी, एज ऑफ डार्कनेस, कि यहां जो ट्रेडिशन है वे सुपरस्टिशन है, ये काफी समाज में समाये हुए हैं, जिसके कारण यहां पे इक्वलिटी नहीं है किसी भी आधार पे, किसी आधार पे यहां पे इक्वलिटी नहीं है। इनने ये बात कही, और इनके अंदर एजुकेशन भी नहीं है, और इनके अंदर लॉजिक भी नहीं है। इनने ये बात कही, समझाने का प्रयास किया, इनने बताने का प्रयास किया। इसलिए ये एक मतलब एक तरह से बैकवर्ड नेस उसके शिकार है। ये जेम्स मिल ने कहा बच्चों, जिसने 1857 में जो किताब लिखी है उसमें माध्यम से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 3 खंड किए इनने, और इतिहास को धार्मिक आधार पर बांट दिया 3 भागों में। मुस्लिम, फिर 1000 के आसपास जो मुसलमान भारत में आए, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां से फिर क्रिश्चियन, ये कर दिया। इसमें ये कहा इन्होंने कि भाई इसमें एजुकेशन मॉडर्न, ठीक है, इसमें इंग्लिश माध्यम, इसमें मैथ, इसमें साइंस, इसमें मैथ साइंस, इसमें मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग, ये कर दिया। इसमें कहा इनने कुल मिला के कि जो ये एज है, जो जहां डार्कनेस थी, अब ये एक तरह से रेनेसा की एज है, पुनर्जागरण की बच्चों, कि इसमें आकर के भारत को एक नया युग की शुरुआत है। इन ये कहा कि अंग्रेजों के टाइम में ये हुआ है कि हिंदू रूल रहा, उसमें भी ट्रेडिशंस रही कि समाज है जाति आधार पे बटा हुआ है, धर्म के आधार पे बटा हुआ है, और
भाषा के आधार पे बटा हुआ है, लिंग के आधार पे बटा हुआ है, ये इन्होंने कहा था कि टोटली एक तरह से बैकवर्डनेस, डार्कनेस। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे आने के बाद ये चीज हुई। और इन्होंने ये भी कहा कि भी हमारे बिना भारत में आधुनिकता नहीं आ सकती, आधुनिकता नहीं आ सकती, और ये आदमी सभ्य नहीं बन सकते। ये ध्यान रखिए, सभ्य भी नहीं बन सकते। दे कैन नॉट बी सिविलाइज्ड इफ यू विल नॉट रूल ओवर देम इंडिया। ठीक है ना, क्यों एशिया था देम, इसलिए कि एशिया का जो पार्ट था साउथ दक्षिण पूर्व एशिया, उसके लिए प्रयोग। ठीक है, तो ये बात रही ने, ये डिफरेंस इनने बताया जेम्स मिल ने। एक वी स्मिथ भी हुई थी, वो 20वीं शताब्दी में रहे। हाँ, तो ऑक्सफोर्ड बुक लिखी एक। ठीक है, तो ये डिफरेंस बच्चों इनने जो करके दिखा। बात समझ में आई बच्चों? इसको साफ करो। अब बताता हूं, अब इसको ध्यान में रखिए, उसको रहने देता हूं अभी। फिर भी क्या, ये ध्यान रखिए, उसके बावजूद भी ये जो ध्यान रखें, क्या भारत में इक्वलिटी थी? इनने के लाए नहीं लाए। अंग्रेज और भारतीयों के बीच में डिफरेंस था, किसको लेकर के? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन ये था बच्चों, ये रहा है। तो बच्चों कि इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, क्या इक्वलिटी थी? वो भी नहीं थी। तो जो अंग्रेजों ने कहा, जो फॉरेनर ने कहा कि भी नहीं, ये डार्क एज है, ये अंधकार का युग है, अंधकार है यहाँ पे, और हमने यहाँ करके एक जागृति दिखा दी, इन्हीं बात कही थी। तो क्योंकि इन्हें कहा कि तर्क हम, विज्ञान हम लाए, इन्हें कहा कि लोकतंत्र हम लाए, इन्हें कहा शिक्षा हम लाए। ठीक है, ये बातें इन्होंने कहा, इन्होंने कहा समानता हम लाए, ये किया ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी समानता है वो नहीं थी। अंग्रेज भारतीयों से डिस्क्रिमिनेट करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीयों के साथ भी करते थे उसमें, जबकि उनके लिए मोस्टली समान थे। लेकिन उस समय में जो इन्हें इनाम दिए अंग्रेजों ने, जैसे जो खेत दे दिए, बहुत बड़ी बड़ी जो फार्म हाउस वो दे दिए, उनको दिए बच्चों जो उनकी चमचागिरी करते थे, जो उनके पिट्ठू थे उनको दिए, क्योंकि उनको एक क्लास चाहिए थी जो अंग्रेजों की हेल्प करे हर एक तरह से। जैसे लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हमारे को बाहर से तो इंडियन लगे बेशक, ठीक है ना, लेकिन अंदर से वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश लगना चाहिए, यूरोपियन। किसके कारण? इंग्लिश माध्यम करने का उद्देश्य ये था कि यहाँ से जो आदमी तैयार होंगे वो कंपनी में काम करेंगे, वहां से लाने में ज़्यादा पैसे लगते थे, टाइम लगता था, उसके कारण। ठीक है, तो इन्हें कहा कि इन्हें किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया, किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो इक्वलिटी है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो स्वतंत्रता थी, क्या थी जो उनने अपने वहां लागू कर रखी थी, वो भी नहीं थी। और वहां क्या मतलब है, वहां भी सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो टैक्स देते थे उनका अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई वहां पे समानता थी, तो भेदभाव था। हाँ, लेकिन ये भी रहा कि सभी गवर्नर एक समान नहीं रहे, उनमें से बहुत अच्छे भी रहे हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग रहे, लॉर्ड रिपेन रहे, ठीक है ना, अच्छे भी रहे, जिन्हें भारत के लिए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, और इल्बर्ट बिल, भाई भारतीय भी उनका केस सुन सकते हैं उसके लिए। हाँ, रेलवे लाइन है, जो टेलीग्राफ के जो तार है उनने अपने इंटरेस्ट के लिए बिछाई थे पहले, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना और मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, फौज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल्दी जा सके, ये कारण था बच्चों। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंस बता ना मैंने कि उन्होंने कहा पहले इंडियन हिंदू मुस्लिम ये अंधकार का है, फिर हमने ये दिया कि तर्क दिया, विज्ञान दिया, लॉजिक दी, साइंस दी, डेमोक्रेसी दी, एजुकेशन दी, इक्वालिटी दी।
लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें इक्वालिटी और लिबर्टी नहीं थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था भारतीयों के साथ, ये रहा है। ठीक है, बच्चों मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, केवल आप जो मैं पढ़ाऊं उस पे ध्यान दो, राइट लेफ्ट देखना और ध्यान अपना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना उसको बंद करो, मुश्किल नहीं है। तो इन्होंने फिर जो बात की, इन्होंने सर्वे करवाया, सर्वेक्षण ये भी शुरू करवा दिया इन्होंने इंडिया में, सर्वे। ठीक है, सर्वे ये किया। तो बच्चों अंग्रेज नई शिक्षा ले आए थे, उनके वहां एक डेवलपमेंट ठीक थी, क्योंकि उनकी जो बेसिक जो शिक्षा थी, जो आधुनिक शिक्षा आई भारत में 1835 के द्वारा एक एक्ट पास हुआ, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी गठित की गई थी, फिर ये कर दिया कि इंग्लिश मीडियम होगा भाई, इंग्लिश मीडियम ये होगा। इसके माध्यम से ये आया कि भी जो मैथ था, साइंस थी, इस प्रकार के सब जो सब्जेक्ट थे उनको इंक्लूड कर लिया गया, मीडियम इंग्लिश। ठीक है, तो वहां पे उनके पास ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप्ड था, वही इन्होंने यहां का। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया इन्होंने कि इन्होंने डेमोग्राफिक लैंड का, फॉरेस्ट का, इस प्रकार के सर्वेक्षण कराए इन्होंने एटसेट्रा, जैसे जनगणना करवाई। अब जनगणना जो कराएंगे सेंसस से, उससे क्या होगा बच्चों, एक तो पॉपुलेशन पता चल जाएगी, पॉपुलेशन कितनी है, ये ध्यान से सुनिए आप, क्या फायदे होते हैं। एक उसमें मेल फीमेल पता चलेंगे कितने हैं, ओल्ड एज के कितने हैं, चिल्ड्रन कौन सी कैटेगरी के हैं, छोटे हैं, इन्फेंट है, यूथ है, एडोलसेंस है, उस प्रकार के वो पता चलेंगे। फिर आदमी कौन क्या काम करता है, किसका व्यवसाय क्या है, ठीक है ना, किसके पास से कौन से जो क्या बोलते व्हीकल है, व्हीकल्स हैं, और इनके कुल मिला के जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एटसेट्रा, और इनका जाति क्या है, जबकि बंद है जाति की तो, और उसके साथ साथ धर्म क्या है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन सरकार को सर्वे के द्वारा, सेंसस के द्वारा मिल जाती है। इसी प्रकार जो लैंड है कि भूमि किस प्रकार की है, ठीक है ना, फर्टाइल है या नहीं है, फॉरेस्ट किस प्रकार के हैं कि भाई उनका कॉमर्शियल कुछ पर्पज है या नहीं, इंपॉर्टेंस है या नहीं है। इसी प्रकार बच्चों जो और भी सर्वे थे इन्होंने करवाए। ठीक है, उनसे जो इन्हें निकाला ना कि फिर इन्हें पॉलिसी बनाई, पॉलिसीज फिर बनाई इन्होंने, क्योंकि जब तक के देश के बारे में सिचुएशन सब कुछ हम नहीं जान लेंगे, जब तक हम लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। ये सभी का सिद्धांत, इनका भी सिद्धांत था, ये हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो बच्चों जो जेम्स
मिल ने जो इतिहास को बांटा था कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इस आधार पे, तो ये आधुनिक जो इतिहासकार थे उन्हें नकार दिया कि नहीं, ये नहीं आधार, क्योंकि यही थोड़ी कि इन्हें धर्म के आधार पे शासित हुआ भारत। इसमें जो भारत की जो आम जनता है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की दूसरी जो रीति रिवाज है, एटसेट्रा, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म कोई आधार नहीं है, इनने ये बात कही, ठीक है ना। तो फिर इसको इतिहास को पीरियड के अनुसार बांटा गया, पीरियड के अनुसार, टाइम के अनुसार, कि भाई एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और बच्चों मॉडर्न इंडिया, ये बांट दिया। ये बात जाके फिर वही रुक गई कि भाई एंशिएंट काल में तो हिंदुओं ने शासन किया था, मिडिवल में मुसलमान आ गए थे, मॉडर्न में फिर ये क्रिश्चियन आ गए थे। बाहर की जो कंपनियां थी, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, डेंस थे, डच थे, इंग्लिश थे, डेंस भी आए थे भारत में, ठीक है ना। तो इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इसके आधार पे सही रूप से वो ठीक नहीं है, हम इसके आधार पे बांटेंगे, देश इसको बांट समय के अनुसार, इसके अनुसार, ये नहीं है। हमारे को इतिहास को तब बांटना चाहिए जब कोई बड़ी घटनाएं घटती हो, बड़ी घटनाएं घटित हो, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, प्रौद्योगिक रूप से, तब बांटे, वो अच्छा है। धर्म के आधार पे तो बिल्कुल भी नहीं, ये था मतलब कहने का, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो थे इनको नकारा गया, ये बात रही। अब इसके बाद बच्चों एक कंसेप्ट है कि व्हाट इज कॉलोनियल, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, ये बच्चों सत्ता क्या है, कॉलोनी क्या है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, ये बच्चों। एक वर्ड है इंपीरियलिज्म, जिसकी हिंदी होती साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में यह होता है कि जब एक राष्ट्र मतलब ताकतवर, पावरफुल, जब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन करके अपने क्षेत्र, ठीक है, बाउंड्री, क्षेत्र का विस्तार करे, वो साम्राज्यवाद बच्चों। जैसे हम साम्राज्यवाद के शिकार रहे, ठीक है, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया ना, तो इसलिए ब्रिटेन के बारे में कहा जाता कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ब्रिटिश साम्राज्य सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि भी उसकी कोई लोकेशन इस प्रकार की है देश की कि वह हमेशा सूर्य रहता है। इसका मतलब ये था कि जो कॉन्टिनेंट है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी रहा उसका अधिकार, उसका यूएसए उसके ऊपर भी, कनाडा उसके ऊपर भी। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सूर्य किसी न किसी महाद्वीप में रहता था, छुपा हुआ नहीं था, उगा हुआ रहता था,
निकला हुआ रहता था। इससे तात्पर्य ये है, ठीक है। तो हम इसके शिकार रहे साम्राज्यवाद के। अब जो उपनिवेशिक के ताहन है, ये क्या है, इसमें ये डेफिनेशन ध्यान रखना, जब एक ताकतवर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन करके अपने क्षेत्र का विस्तार करे। सिंपल बात है, कंट्रोल द वीक नेशन एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्री, ठीक है, वो है बेटा इंपीरियलिज्म। अब ये उपनिवेशिकता कि भी कॉलोनिज्म है, ये क्या है, तो बच्चों कॉलोनिज्म ये है कि इस पर अधिकार कर लिया, ये डेफिनेशन ध्यान रखना। अब ये कह रहे हैं उसके बाद उस देश के संसाधनों रिसोर्सिस का प्रयोग अपने हित में करे, उसे बोलते हैं उपनिवेशिकता, उपनिवेशवाद, ठीक है। ये ध्यान रखिए बस कि संसाधनों का प्रयोग अपने हित में, यहां पे क्षेत्र विस्तार हो गया, ध्यान रखना बात। पहले में साम्राज्यवाद में इसमें है कि भाई संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करें। फिर सुनो बेटा, साम्राज्यवाद वो होता है कि एक ताकतवर राष्ट्र कमजोर राष्ट्र के ऊपर अधिकार करके अपने क्षेत्र का विस्तार करे, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। और उपनिवेशवाद वो होता है कि जब ताकतवर राष्ट्र कमजोर राष्ट्र के ऊपर अधिकार करके उसके संसाधन का प्रयोग अपने हित में करे, उसको बोलते। जैसे भारत एक उसकी कॉलोनी था इंग्लैंड की, ये है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड थी वो उसकी प्रयोग किया, इसने जो एग्रीकल्चर वो करवाई अपने फायदे के लिए करवाई, इसने जो रेलवे लाइन बिछाई आपने उसके लिए बिछवाई, यहाँ से जो इसने रॉ मटेरियल थे सस्ते ले गए और ब्रिटेन में ला करके सामान बनाया और यहाँ पे महंगे बेचे, तैयार सामान महंगा बेचा, ठीक है ना, एटसेट्रा। इस प्रकार की जो बातें हैं ये है बच्चों, ये उपनिवेशवाद है, ठीक है ना, ये उपनिवेशवाद है। क्लियर हो बात, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा कि साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म जब एक कमजोर राष्ट्र के ऊपर अधिकार करके ताकतवर राष्ट्र अपने क्षेत्र का विस्तार करे, या ताकतवर राष्ट्र अब कमजोर राष्ट्र के ऊपर अधिकार करके अपने क्षेत्र का विस्तार करे, उसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। उपनिवेशवाद कि साम्राज्य जब ताकतवर राष्ट्र कमजोर राष्ट्र के ऊपर अधिकार करके उसके संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करे, वो उपनिवेशवाद है, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, मेरी कोशिश तो यही कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बताया जाए ताकि आपको इतिहास से बोरिंग नहीं लगे, कुछ बात ऐड करके तब बताऊं ताकि आपका इंटरेस्ट बने, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों का जो मानसिक स्तर है बराबर नहीं होता, सबका स्वभाव बराबर नहीं होता, डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए किसी को इतिहास पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। ये सब कुछ है कि आपने ध्यान से जिस चीज को पढ़ लिया सब्जेक्ट वो आपका पसंदीदा हो गया, जो नहीं पढ़ा उससे आप बोर हो गए, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ये ध्यान रख लो बात। अब है बच्चों कि भाई सरकार का रिकॉर्ड्स आर्कीव्स म्यूजियम, ठीक है ना, ये कि कोई भी घटना घटी कहां पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1897 क्रांति घटी, कहां मिलेगा,
सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिस उसे मिलेगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जैसे आपका जन्म हुआ कहाँ मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा या जो हॉस्पिटल उसमें मिलेगा, यही ना बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार समय पर लिखा। पहले जो गांव में होते थे बच्चे पैदा, उसका जो रिकॉर्ड गांव का चौकीदार होता तो वो रखता था। उससे पहले हो सकता, उससे पहले कोई भी नहीं रख सकता हो, क्योंकि जैसे भारत की जनगणना पहली बार 1872 में 1872 में हुई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। फिर जो सही रूप से जो जारी किए गए आंकड़े 1881, उसके बाद हर 10वें साल में सेंसस होती है। तो 1872 में जो पॉपुलेशन थी भारत की वो 19 करोड़ के आसपास थी, 19 करोड़, ठीक है, या 20 करोड़ मान लो। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना बच्चों कि उसमें बर्मा भी शामिल था। बर्मा जो देश है, म्यांमार जिसको आप बोलते हो, वो भी शामिल था, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड सरकारी से मिलता बच्चों, कि म्यूजियम है, जैसे संग्रहालय है, तो क्या बोलते, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, तहसील, ठीक है ना, ब्लॉक, इस प्रकार ब्लॉक ऑफिस। इसी प्रकार जैसे एजुकेशन ऑफिस, उनमें मिलेगा बच्चों। ये सब कुछ रिकॉर्ड उनके पास है, इसलिए हम जो भी कुछ लेना चाहें तो वहां से हम ले सकते। जैसे आजकल सिस्टम RTI, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एक्ट, ठीक है, तो यहां से मिलता है। लेकिन अब दूसरी बात एक और आती है कि भाई ये रिकॉर्ड कई बार नहीं मिलता, कि हमारे कौन सा रिकॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, कि हमारे को कौन सा रिकॉर्ड नहीं मिलता, रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो बच्चों अपने को वो रिकॉर्ड नहीं मिलता जो वहां के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, कहाँ के, उस ऑफिस के, उन्होंने कुछ बनाने में या रखने में कुछ कोताही बरती है, तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या तो राइट लेफ्ट कर दिए या रिकॉर्ड में ही नहीं लिए, इस प्रकार। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बाद में, उससे पहले तो कानून नहीं थे इस प्रकार का, ठीक है, तो फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर कहाँ मिलेगा, जो इंडिविजुअल आदमी, जो इंडिविजुअल किसी की डायरी, उसमें मिलेगा, टेम्पल उसमें मिलेगा, या कोई धर्मशाला, ठीक है, या कोई धर्मशाला उसमें मिलेगा, कई धार्मिक स्थान या कोई सामाजिक के सामूहिक केंद्र, सामूहिक सामुदायिक केंद्र, इनके पास मिलेगा बच्चों फिर रिकॉर्ड, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, पांडुलिपि होती है। पांडुलिपि किसको बोलते हैं, पांडुलिपि, बेटा जो राइटर होता है उसकी ओरिजिनल जो लिखावट होती है ना, उसको बोलते हैं लिखाई, ओरिजिनल राइटिंग ऑफ द राइटर, दैट इज कॉल्ड पांडुलिपि। जैसे आपने, मैंने बताया था पहले भी कि आपने एक एप्लीकेशन लिखी, पेज पे जो एप्लीकेशन है आपने लिखी, वो साइन वो पांडुलिपि है। अगर वो प्रिंट आउट होगी तो फिर वो पांडुलिपि नहीं है, ठीक है। तो ये होती है। तो ये बहुत सारे आदमी लिखते थे पहले भी। जैसे हम आदमी किसी डेथ हो जाती है, उसके बाद आदमी उसको पिंडदान करने जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गंगा जाता है, कोई गढ़ गंगा जाता है, कोई कहीं जाता है, अलग अलग है। क्यों साउथ इंडिया के आदमी वहाँ जाते हो, नो ईस्ट के उधर जाते हो, कहीं जाते हो, वहाँ पे जो पंडे बैठे रहते हैं उनके पास रिकॉर्ड है सारा,
कि भी कौन किसका बेटा था, किसकी डेथ कब हुई, आप फूल कब लेकर आए, इस प्रकार आए, तो ये प्राइवेट है, ठीक है ना। इस प्रकार रिकॉर्ड उनके पास मिलते हैं बच्चों। इस प्रकार मैं कहूँ कि भाई सरकारी ऑफिस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार अधिकारी या कर्मचारी कोताही बदल जाते हैं, नेग्लिजेंस हो जाती है, या जानबूझ के नहीं करते, क्यों आदमी बाइस होता है स्वाभाविक रूप से, ठीक है। कोई धर्म के प्रति हो सकता है, कोई जाति के प्रति हो सकता है, कोई भाई अधिकारी के प्रति हो सकता है, कोई दूसरे साथ कोलीग उसके प्रति हो सकता है, तो तब कमी होती है। फिर यहाँ से हमारे को इसके जो सामग्री है, जो स्रोत है, वो मिलते फिर यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा कि कैसे, कब और कहाँ, जो पहला चैप्टर था आपका, कि भी डेट है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी और भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तात्पर्य ये था, ठीक है। कि जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, ठीक है, 1817 में, 1806 में शुरू की थी, उसमें 3 भागों में बांट दिया कि धार्मिक आधार पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। फिर दूसरे इतिहासकार ने उसको टाइम के अनुसार बांट दिया।